गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गुजसीटी 2019 के पेपर में से चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन के जो 3 क्वेश्चन पूछे गए वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा। पहला जो क्वेश्चन दिया है आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन देकर रखा है और आपको यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, सबसे छोटा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं जिससे हमें स्पेस बोर्ड पर ज्यादा मिल जाए और मैं इस क्वेश्चन को रफ कर दूं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सेकंड नंबर के अंदर बेटा मैं क्वेश्चन आपको रीड करके दिखाता हूँ। बोर्ड पर मैंने डेटा लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको क्या लिखा है सुनिए ध्यान से। इफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ सम डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, ओके, ये बेटा जनरल सॉल्यूशन है। देन द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बेटा आपको ऑर्डर बताना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितनी होगी। देखिए हम लोग ने क्या सीख के रखा है कि जनरल सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतने ही डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर होती है। आप यहाँ पर ये मिस्टेक मत करना, A1 A2 A3 A4 A5 A6 आपने 6 यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट देखकर ऐसा मत बोल देना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 6 होगा, वो आपका गलत हो जाएगा। एक्चुअली ऑप्शन में आपको 6 भी देके रखा है। क्यों गलत हो जाएगा आप यहाँ पर ध्यान से सीखिए। एक्चुअली ये सब अपने आप में एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट माना जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता रहा हूं, आप ये सारे की जगह पर एक कांस्टेंट लिख दीजिए λ1, ओके, या कुछ भी केवल लिख दीजिए। ये हो गया आपका cos x प्लस A4 माइनस A5 e रेस टू x इंटू e रेस टू A6। अब ये e रेस टू A6 और A5 को आप कुछ और कांस्टेंट कह दीजिए जैसे λ2, ठीक है। तो फाइनली बेटा आपका जो जनरल सॉल्यूशन है वो कुछ ऐसा दिखेगा, λ1 cos x प्लस A4, ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन को मैंने क्या कह दिया λ2 e रेस टू x। अब आप इसमें देखिए कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ओनली 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, ओके। तो इसका मतलब ये जनरल सॉल्यूशन जिस किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 होगा, ठीक है। चलिए तो आपने ये वाला क्वेश्चन सीख लिया, अब मैं इसे रफ कर रहा हूं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको कहा गया है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। अगर इस फॉर्म में हो तो बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। अब दूसरा भी फॉर्म होता है, दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है जहां पर y दिख रहा है वहां पर x लिख दो, जहां पर x दिख रहा है वहां पर y लिख दो, मतलब dx बाई डी वाई प्लस पी, वाई की जगह x क्यू। तो यहां पर बेटा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है e रेस टू पी डी वाई होगा। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्या होगा dy बाई डी एक्स, ओके, ये वाला फॉर्म। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ओके परफेक्ट। तो आप एक काम करिए, यहां पर ये वाला फॉर्म बनाना आसान है, 1 प्लस एक्स से आप सबको डिवाइड कर दीजिए। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। आप ध्यान से देखिए कि ये जो फॉर्म है वो 1 के साथ मैच कर रहा है। देखिए दो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, आप दिमाग में फिट रखना। तो पहले वाले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ यहाँ पर मैच कर रहा है। तो क्या होगा बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखिए p का मतलब y के साथ वाला, मतलब y का कोएफिशिएंट वेरिएबल के साथ। तो बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होगा e रेस टू p, आपका ये पूरा होगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है बस। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, देखिए माइनस मैंने बाहर लिया, ये x अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, मैंने 1 ऐड किया और 1 माइनस किया, स्प्लिट कर दूंगा यहां से मैं, तो ये कैंसल होके 1, ये 1 बाय 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, देखिए e रेस टू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस माइनस प्लस, ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका लॉग 1 प्लस एक्स होगा। अब आप यहां से स्प्लिट कर दीजिए, मतलब इस माइनस एक्स और इस लॉग 1 प्लस एक्स ये जो पावर में है वो इको अलग अलग कर दीजिए। तो मैं यहां पर ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखना आगे क्या होगा। तो e रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू
log 1 प्लस एक्स। बेटा यहाँ पर बेस ई होता है तो ये वाला पार्ट आपका निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या आंसर मिलेगा, 1 प्लस एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना चाहिए। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। तो ए ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है, बी में भी ऐसा नहीं है, सी ऑप्शन। तो बेटा सी ऑप्शन 1 प्लस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स, यस सी ऑप्शन के साथ ये मैच कर रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस पेपर का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। एक्चुअली 2019 में इस पेपर में चैप्टर 9 के टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए तीनों 3 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 2 तो देख ही लिया, एक ही बच रहा है। क्या कहा है, इफ द लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल। देखिए 4 तरह के लेंथ होते हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। मैंने इस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बना करके रखा है, गुड सीटी वाली प्लेलिस्ट में ही है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो। उसी प्लेलिस्ट में आपको इस टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा, पहले उसे देख लीजिए, ठीक है। तो बेटा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है, फॉर्मूला लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये होता है बेटा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको ये क्या कहा गया है, एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज कांस्टेंट। तो बेटा आपको ये कांस्टेंट कहा गया है, तो आप इसे के ले लीजिए, ठीक है। गुजरातीમાં કહેવાય અભિલંબની લંબાઈ અચળ છે, अभिलंबनी लंबाई अचड़ છે। देखिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं टर्मिनोलॉजी बता दूंगा जिससे दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो कांस्टेंट का मतलब के, तो आपको ये बताना है कि देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व। एक काम करिए, पहले इसे सॉल्व करके कर्व की इक्वेशन पता कर लेते कि कर्व क्या है, उसी से हमें इसेंट्रिसिटी का पता चलेगा। गुजराती में इसेंट्रिसिटी ने उत्केंद्रता कहवाय। देखिए क्या होता है, E इक्वल टू 1 कब होता है बेटा, तो ये पैराबोला के केस में होता है, गुजराती में परवलय। ये कब होता है बेटा, ये आपका एलिप्स के केस में होता है, गुजराती में उपवलय। और ये ग्रेटर देन 1 कब होता है, हाइपरबोला, गुजराती में अतिवलय, ठीक है। चलिए तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये y dy इक्वल टू के डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये वाई स्क्वायर बाई 2, ये आपका के एक्स प्लस सी। अब आप यहाँ पर देखिए बेटा कि y का पावर 2 है और x का पावर 1 है, तो ये अपने आप में पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला, ठीक है, गुजराती में परवल है। तो इसका मतलब आपका जो इसेंट्रिसिटी है वो 1 होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने 2019 के पेपर में से चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन के जो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सॉल्व कर लिए। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है गुड सीईटी पर, ठीक है। पिछले 4 सालों के पेपर में सारे चैप्टर्स के, पिछले 4 साल के पेपर्स में से सारे चैप्टर के मैंने चैप्टर वाइज सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, तो आप सब ध्यान से देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पेपर के साथ, बाय।